दोस्तों, हम लोगों ने फिल्मों में धरती को दो हिस्सों में फटते हुए या सतह पर दरार आने जैसे खतरनाक सीन्स कई बार देखे हैं। और वास्तव में जब भूकंप या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो धरती में दरार पड़कर फटना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एशियाई देशों का जो भूभाग है, उसमें से भारत का हिस्सा कई साल पहले अफ्रीका से आकर यहाँ पर जुड़ गया था। आपको सुनकर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो ये एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन भारत आखिर किस वजह से अफ्रीका से अलग होकर एशिया में आया, और क्या आगे आने वाले समय में भी ऐसा दोबारा हो सकता है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस सिलसिले की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 20 करोड़ साल पहले, जब दुनिया के अलग अलग महाद्वीप टुकड़ों टुकड़ों में धरती के अलग अलग कोनों में नहीं मौजूद थे, बल्कि उन सब की जमीन एक संग्रहित तौर पर धरती के बीचों बीच इकट्ठा मौजूद हुआ करती थी। और जमीन के उस इकलौते टुकड़े का नाम था पेंजिया। जमीन के इस इकलौते टुकड़े का क्षेत्रफल तकरीबन 148.43 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। अब अगर जमीन का एक टुकड़ा है, तो क्या दुनिया में महासागर भी एक ही था? तो इस सवाल का जवाब भी हाँ ही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उसी मेगा ओशन का नाम था पैंथालासा, और वो इकलौता महासागर पेंजिया को चारों ओर से घेरे रहता था। पेंजिया के निर्माण के लगभग 1 करोड़ साल तक सभी स्थितियां सामान्य तौर पर चलती रहीं और कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ कि तभी अचानक धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में बहुत ही तेज प्रभाव पड़ने लगा, और इसी इम्पैक्ट के कारण कंबाइंड फॉर्म में मौजूद वो पेंजिया जमीन के दो हिस्सों में विभाजित हो गया। इन दोनों भागों ने विभाजन के बाद उत्तरी और दक्षिणी दिशा में अपना फैसला किया, जिसमें से एक का नाम पड़ा लॉरेशिया और दूसरे का गोंडवानालैंड। इन दोनों भूभागों में से जो उत्तरी भाग में भूमिखंड मौजूद था वो लॉरेशिया था, और दक्षिणी भाग में मौजूद भूमिखंड गोंडवानालैंड के नाम से जाना जाने लगा। इन दोनों जमीनी हिस्सों में से हमारे वर्तमान समय के नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया उस समय लॉरेशिया में सम्मिलित रहा करते थे। तो वहीं दूसरी ओर बाकी बचे हुए महाद्वीप जैसे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ओशिनिया और एंटार्क्टिका गोंडवानालैंड का हिस्सा हुआ करते थे। समय के साथ साथ टेक्टोनिक प्लेट्स का दबाव एक बार फिर से बढ़ा, और फिर धीरे धीरे दो विशालकाय भूमिखंड 7 महाद्वीपों में परिवर्तित हो गए। इस महान थ्योरी को अपनी सालों की रिसर्च के बाद जर्मन पोलर रिसर्चर्स, जियोफिजिसिस्ट और मीटियोरोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेजनर ने प्रपोज किया था, और उन्होंने लगभग 20 सालों तक हर एक देश में घूमने के बाद अपनी इस पूरी थ्योरी को दुनिया के सामने पेश किया था। लेकिन दुनिया घूमते समय और रिसर्च करते समय अगर भूमि का कोई हिस्सा उनके दिमाग में सबसे ज्यादा अटक रहा था, तो वो था हमारा भारतीय इलाका। दरअसल अपनी कल्पना शक्ति के अंतर्गत उन्होंने जिस तरह से विश्व के पूरे नक्शे को और भूमिखंड के क्षेत्रों को कागज पर उतारा था, उनमें बाकी सभी प्राण ठीक उसी तरह से बैठ रहे थे जैसे उन्हें बैठना चाहिए था। लेकिन हमारा भारतीय इलाका कहीं न कहीं उनको ये समस्या दे रहा था कि आखिर भारत इस जगह पर कैसे मौजूद रह सकता है। उनके अनुसार, उनके नजरिए में भारत को एशिया के दक्षिणी हिस्से का भाग नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये बात हकीकत थी, इसीलिए उन्होंने ये शोध करना शुरू किया था कि आखिर उनकी रिसर्च में कमी क्या है। एक बार को बात अगर सिर्फ नक्शे की भी होती तो उसे गलतफहमी मानकर नजरअंदाज किया जा सकता था। लेकिन नक्शे के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब वो इंडिया के कई नर कंकालों को खंगाल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर पाई जाने वाली करोड़ों साल पुरानी जानवरों की प्रजाति के कंकाल प्राचीन कालीन अफ्रीकन जानवरों के कंकालों से काफी मेल खा रहे थे। लेकिन आखिर इतनी दूरी के बावजूद ऐसा संबंध देखने को किस आधार पर मिल रहा था, ये बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी। इसके अलावा प्राचीन कालीन अफ्रीका और प्राचीन कालीन भारतीय वनस्पति में भी कुछ इसी तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा था, जिससे उन्हें इस बात की पुष्टि हो गई कि दाल में कुछ तो काला है। बस फिर क्या था, उन्होंने अफ्रीका और इंडिया की कई बार यात्राएं की, और यात्राएं करते करते अंत में उन्हें सालों के परिश्रम का एक मीठा सा फल जवाब के रूप में मिल गया। उनकी नई थ्योरी में उन्होंने बताया कि जब लॉरेशिया और गोंडवानालैंड एक दूसरे से विभाजित हुए थे, तो उस वक्त हमारा भारतीय इलाका या हमारे भारतीय प्रांत की जमीन लॉरेशिया के बजाय गोंडवानालैंड में स्थित थी, जबकि एशिया तो लॉरेशिया का हिस्सा हुआ करता था। और अगर ये बात थी, तो इस तरह का भेदभाव क्यों देखने को मिला? इसी सवाल पर उन्होंने ये जवाब दिया कि हमारा भारत शुरुआती दौर में गोंडवानालैंड के उस भाग में मौजूद था जहां वर्तमान का अफ्रीका मौजूद है, और यहीं से रहस्यों का पर्दा उठने लगा। जहां बाकी सभी महाद्वीप लगभग स्थिर थे, वहीं अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन कर रही थी, जिस कारण लगातार अफ्रीका की जमीन में दरारें पड़ने लगी। और एक वक्त ऐसा आया जब ये दरार इतनी बढ़ गई कि उसने एक बहुत बड़े हिस्से को अफ्रीका से बिल्कुल ही अलग कर दिया, और ये हिस्सा हमारा वही भारत था जिस पर आज हम लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। अफ्रीका की सरजमी से अलग होने के बाद तकरीबन 140 मिलियन सालों तक हमारा भारतीय हिस्सा समुद्र में यूं ही टहलता रहा, और समुद्र में ऐसे ही 14 करोड़ सालों तक यात्रा करते रहने के बाद अंततः हमारा भारत एशिया के दक्षिणी हिस्से से टकराया, और तब जाकर इंडिया एशिया में सम्मिलित हो गया। हालांकि दो जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों का ये टकराव इतना ताकतवर था कि एशिया की दक्षिणी जमीन इस टकराव के कारण काफी ऊपर उठ गई, और जमीन का जो हिस्सा उस वक्त इस टकराव के कारण उठ गया था, वो आज के समय में हमारे उत्तरी इलाके में मौजूद हिमालय के पहाड़ों के नाम से जाना जाता है। और कुछ इस तरह से उत्पत्ति हुई विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट
एवरेस्ट की। जरा सोचिए, अगर ये टकराव इतना भयानक न हुआ होता तो हम भारतीयों का न जाने क्या हाल होता, क्योंकि ये वही हिमालय की श्रृंखला है जो न सिर्फ भारत में अलग अलग मौसम आने के लिए जिम्मेदार है, बल्कि भारत और बाकी कई देशों की 50% पानी की जरूरत ये हिमालय की श्रृंखलाएं ही पूरी करती हैं। इस टकराव के बाद फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और परिस्थितियां बदलती गयी, पर इतना भयावह संग्राम होने के बावजूद आज भी हमारा भारत लगातार एशिया की टेक्टोनिक प्लेट्स को 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर पर धकेल रहा है। और यही कारण है कि आज भी हिमालय के पहाड़ों की लंबाई लगातार बढ़ रही है और इसी कारण माउंट एवरेस्ट की चोटी भी साल दर साल लंबी होती जा रही है। पर इन सारी गतिविधियों के बारे में जानने के बाद अब ये सवाल आता है कि क्या भविष्य में भी कभी किसी महाद्वीप से ऐसा ही कोई बड़ा जमीनी हिस्सा अलग होकर किसी ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है या नहीं? तो आपको हैरान करने के लिए बता दें कि इस घटना के सिर्फ होने के आसार ही नहीं है, बल्कि वर्तमान समय में ये घटना धरती के एक हिस्से में घट रही है और धरती का एक और महाद्वीप वर्तमान समय में विभाजन का सामना कर रहा है। और आज करोड़ों साल बीत जाने के बावजूद स्थितियां नहीं बदली, क्योंकि इस बार भी जमीन में विभाजन होने का वो सिलसिला अफ्रीका में ही घट रहा है। असल में अफ्रीका में केन्या के इलाके में लगभग 50 फीट तक की दरार आनी शुरू हो गई है और इसके अलावा अफ्रीका के कई और क्षेत्रों में इस तरह की दरारें आ गई हैं। पहले तो लोगों को ये सामान्य लगा, लेकिन जब इसको लेकर अध्ययन किया गया तो उन जमीनी हिस्सों के पैटर्न को देखकर जियोलॉजिस्ट ने ऐसा प्रेडिक्ट किया कि आगे आने वाले समय में अफ्रीका का एक और भूखंड अलग होकर लाखों करोड़ों सालों तक धरती में समुद्र की यात्रा करता रहेगा, ताकि वो वापस से किसी भूखंड से टकरा जाए। और भविष्य में अफ्रीका का कितना भाग उससे अलग होगा, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस समय आपकी स्क्रीन में आप देख सकते हैं। जैसा कि इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि केन्या के पास वाले इलाके से अफ्रीका हल्का सर्कुलर आर्क में टूट रहा है और यही हिस्सा धीरे धीरे टूटते टूटते एक वक्त आने पर अफ्रीका से पूरी तरह अलग होकर स्वतंत्र रूप से समुद्र में तैरने लगेगा और वापस से अपनी उस यात्रा को शुरू करेगा जिसे कभी भारत ने तय किया था। हालांकि बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि अफ्रीका की धरती के टूटने का ये दर अभी फिलहाल तो तकरीबन 7 मिलीमीटर प्रति साल की गति पर स्थिर है, पर आगे आने वाले समय में टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल के कारण अचानक से ये गति किस हद तक बढ़ जाएगी या किस हद तक घट जाएगी, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। एक अंदाजा देने के लिए वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हो सकता है कि धरती के अलगाव की ये दर 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार तक भी पहुंच जाए और अगर यही फ्लक्चुएशंस बिल्कुल नामात्र हो गई तो हो सकता है कि धरती का ये अलगाव पूरी तरह से बंद भी हो जाए। हालांकि आने वाले कुछ सैकड़ों सालों तक तो इस दर में कोई खास वृद्धि होने की आशंका नहीं जताई जा रही है।